साल्मन पॉइजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि डॉग्स और रिलेटेड स्पीशीज में जो है ना वो ये प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसमें जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि डॉग्स के अंदर, फॉक्सेस के अंदर, कॉयोट्स के अंदर या वोल्व्स के अंदर ये बीमारी फैल सकती है। और इसका जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होता है ना वो एक फ्लैट वर्म के साथ ट्रांसमिट होता है। यानी पहले वो फ्लैट वर्म जो है ना वो जिसको इलोकोमिन फ्लूक फीवर के नाम से याद किए थे, वो इलोकोमिन वो जो फ्लूक है ना वो पहले इन्फेक्टेड होगा उस बैक्टीरिया के साथ। और वो बैक्टीरिया जो है वो भी रिकेट्सिया की ही एक किस्म है जिसे न्यू रिकेट्सिया हेलमिंथिका भी कहते हैं। और उसमें उसकी मुख्तलिफ जो और भी स्पीशीज हैं जैसे न्यू रिकेट्सिया इलोकोमिनिका एक स्पीशीज है। और वो भी इलोकोमिन फ्लूक फीवर के नाम से उसके भी बीमारी जानी जाती है। तो पहले जो फिश के अंदर, ये आपके जो समंदर या दरिया या जहां से भी वो फिश होगी ना वो फिश इन्फेक्ट होगी फ्लूक से। और वो फ्लूक के अंदर जो है ना वो ये रिकेट्सिया होगा। और जब इसको डॉग या कोई और इसका होस्ट जब वो खा जाएगा तो उसमें साल्मन पॉइजनिंग टाइप की जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। जानवरों ने तो वो रॉ ही खानी होती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो इसकी आंसर है इसका वो तकरीबन 5 से 7 दिन में शुरू हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स ये स्टार्ट होता है। और अगर इसका डिले किया जाए इसकी ट्रीटमेंट को तो मॉर्टेलिटी जो है वो 90% अनट्रीटेड एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। इसकी आगाज़ इसका बड़ी हाई फीवर से होता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल होना शुरू हो जाता है बुखार। लेकिन बाकी अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो और इन्फेक्शन बढ़ती जाए तो उसके फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ डिप्रेशन हो जाती है फीवर के साथ। और भूख लगना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। और परसिस्टेंट वोमिशन है कि उसमें उल्टियाँ आती रहती हैं, मतली होती रहती है। और डायरिया, जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स है ना वो सारे इसमें आते हैं। और जब डायरिया होगा तो जाहिर है डिहाइड्रेशन होगी। और कभी कभार जब वेट लॉस भी होगा तो इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायरिया के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। और जो कि एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। और इसमें नेजल और आई डिस्चार्जेस भी हो सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो आप जब ये इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार के साथ और बाकी सिम्टम्स के साथ आंखों से पानी और नाक से पानी ये बहना शुरू हो सकता है। तो ये वैसे अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इलोकोमिन फ्लूक फीवर का या इस साल्मन पॉइजनिंग का, तो ये दूसरी साल्मन पॉइजनिंग जो है ना वो उससे रिलेटिवली माइल्डर है, इतनी शदीद नहीं है जितनी के वो जो साल्मन पॉइजनिंग है उसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोनों इन्फेक्शन जो भी हैं, साल्मन पॉइजनिंग यानी इलोकोमिन फ्लूक फीवर और दूसरी जो ट्रू साल्मन पॉइजनिंग है उसमें क्योंकि वो मछली के साथ ही, रॉ मछली के साथ ही होस्ट खाता है। तो होस्ट जो है ना जिसमें बीमारी हो रही होती है इस पॉइजनिंग की, उसके स्टूल या फीकल सैंपल्स में जो है ना वो इसके फ्लूक्स के एग्स जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। वहां से भी आप इसकी डायग्नोसिस जो है वो कर सकते हैं। तो इसका एक तो ये बात है कि आप ज़ाहिर है कि वो एंटीबायोटिक देंगे कि वो एंटीबायोटिक्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं न्यू रिकेट्सिया को। रिकेट्सिया स्पीशीज के डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह इफेक्टिव है। लेकिन जो भी आपके फिजिशियन रिकमेंड करें या आपके वेटनेरियन रिकमेंड करें एनिमल्स के लिए वो आप दें। और इसमें भी प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ी बात है कि रेस्ट्रिक्शन ये हो कि जो अनकुक्ड सालमन है ना, ट्राउट है, स्टील हेड है और सिमिलर फ्रेश वाटर फिश जो है ना, इसको खाने से परहेज किया जाए रॉ को, अनकुक्ड को। और बेहतर है कि वो अच्छी तरह उसकी जब पकवाई होगी तो उसमें अगर ये फ्लूक है भी और उसके अंदर अगर बैक्टीरिया ये मौजूद भी है रिकेट्सिया तो वो मर जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम से बच सकेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि जहाँ तक इसकी सपोर्टिव थेरेपी बड़ी लाजमी है कि अगर डायरिया हो जाता है और उसमें डिहाइड्रेशन और ब्लड की टिंज भी शामिल है तो उसमें डिहाइड्रेशन के लिए इमीडिएटली जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं वो देने पड़ते हैं। अगर वो सपोर्टिव थेरेपी आप नहीं देंगे तो वो अल्टीमेटली डिले की वजह से यानी वहाँ इसकी डेथ भी हो सकती है।